बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छठा लेक्चर, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, सिक्स्थ लेक्चर। ठीक है बेटा। अब पिछले तमाम लेक्चर्स में मैंने तुम लोगों को जो चीज़ करके दी थी वो करके दी थी कि किस तरह से टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो उसमें एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 करवाने का। मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में एक अलग से चल लूंगा, कर दूंगा तुम्हें। अभी आ जाओ, आज हम पढ़ेंगे अब तमाम। जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लेते हैं तो असल बात की तरफ, जिसको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, अब हम इस तरफ बढ़े। ठीक है, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन यानी कॉस्ट निकालने के बाद अगला काम है डेप्रिसिएशन के मेथड सीखना। क्योंकि चैप्टर ही यही है कि असल चीज तुम्हें सिखाई जानी है कि किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी उसमें, हम जब फिक्स एसेट खरीदते हैं तो वो फिक्स एसेट एक वक्त तक डेप्रिशिएट होता है। तो अमूमन हमें उसके टोटल, ये कहना चाहिए जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसके टोटल 5 मेथड सिखाए जाते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर 5 में से सिर्फ 4 पढ़ने हैं। 5वां अगले साल आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको 4 मेथड सिखाए जाएंगे और वो 4 मेथड के नाम आपके सामने पहले लिख रहा हूं। और वो नाम है, पहला मेथड कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड कहलाता है वर्किंग आवर मेथड। और तीसरा मेथड कहलाता है यूनिट आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। और चौथे मेथड को नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये सारे नाम वैसे लिखे हुए हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 4 इसके नाम, डिमिनिशिंग भी है, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको डिक्लाइनिंग मेथड। ये 4 मेथड। कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में मैं शुरू के आई एम सॉरी यार, शुरू के 3 मेथड को डिस्कस करूं। ठीक है, अभी हम चौथा मेथड इस वीक में टच नहीं करेंगे, वो हम आगे जाके टच करेंगे। ये 3 मेथड हम कोशिश करते हैं कि आज मैं आपको करा सकूं। देखते हैं कि अभी कितना होता है। कोशिश ये होगी कि इस लेक्चर में ये 3 कवर हो गए तो बहुत अच्छी बात होगी मेथड्स के ऊपर। ठीक, पेज नंबर, नोट्स का पेज नंबर 7 पे ये तमाम चीजें आपको बताई हुई है और करने हैं। याद रखिए कि इन चारों मेथड को या इसको जो पढ़ने जाएंगे तो हमें हमेशा 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इन 3 मेथड से हमें 3 चीजें चाहिए। एक चीज क्या चाहिए? पहली चीज, फिक्स एसेट जो खरीदा गया है उसकी टोटल कॉस्ट। और याद होगा कि पिछले सवालात में हम टोटल कॉस्ट निकालना ही सीखते थे। इस सवाल के अंदर टोटल कॉस्ट नॉर्मली निकाल के देंगे, क्योंकि मेरा पर्पज अभी मेन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ाना है। तो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यानी उन्होंने निकाली हुई होगी। पहली चीज टोटल कॉस्ट। दूसरे नंबर पर वो आपसे चाहेंगे कि आप स्क्रैप वैल्यू बताएं या पता चले आपको। स्क्रैप वैल्यू दूसरा नाम, सॉल्वेज वैल्यू तीसरा नाम, रेजिडियल वैल्यू। ये सब आपके क्वेश्चन में मैंने लिखे हुए नाम, इसलिए इतना परेशान मत होइएगा। ये वो वैल्यू होती है जिसको कहते हैं, स्क्रैप का लफ्ज है, इसका मतलब है कबाड़। यानी वो वैल्यू जो किसी एसिड को जब हम पूरा इस्तेमाल कर लें और उसके बाद वो बिल्कुल नाकारा हो जाए और उसको कबाड़ियों को बेच दे, तो वो वैल्यू कहलाती है क्या? स्क्रैप वैल्यू। तो पहली चीज उस एसेट की कॉस्ट, दूसरी चीज उसकी स्क्रैप वैल्यू, और तीसरी चीज जो है वो मालूम होनी चाहिए उसकी लाइफ।
यानी हर दफा जब हम इन तीन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ, ये तीन चीजें, ठीक है। हमेशा शायद आपके दिमाग में आए कि सर ये इतने अलग अलग मेथड क्यों है डेप्रिसिएशन के, तो बेटा असल में इनके अलग अलग होने की वजह ये है कि दरअसल बहुत सारे फिक्स एसेट होते हैं। हर फिक्स एसेट नेचर के एतबार से एक फिक्स एसेट दूसरे फिक्स एसेट से जुदा होता है। मसलन कंप्यूटर एक फिक्स एसेट है, लेकिन कंप्यूटर की खसूसियात, उसके प्रोडक्शन, उसके काम करने का तरीका एक ऑटोमोबाइल या गाड़ी से अलग है, और एक गाड़ी का तरीका इस्तेमाल या तरीका उसका यूज एक मशीन से अलग है। तो चूंकि हर एसेट की नेचर ऑफ यूज अलग अलग होता है, यानी इस्तेमाल उनका अलग अलग होता है, वो मुख्तलिफ तरीके से हमारे बिजनेस में यूज करके रेवेन्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो अलग अलग तरीके से उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो अभी हमने आपको ये बताया। अभी यहीं पे एक बात अगर आप देखिए तो जहन नशीन कर लीजिए, इस पेज नंबर 7 पर एक एंट्री बना के दिखाई है, और वो एंट्री होती है कि जब हम अपने फिक्स एसेट की इनमें से किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन को मालूम कर ले, यानी जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, तो एक एंट्री याद रखिएगा, क्योंकि हर चीज अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होती है जनरल एंट्री के तहत। तो आपसे अगर कहे कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री बनाओ, या उसी को, चूंकि अक्सर ये साल के आखिर में बनती है, तो इसी को एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, हमेशा ये वाली एंट्री बनेगी, या ध्यान में बैठाएंगे आप, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। जो भी अमाउंट आपने निकाली होगी वही डेबिट में और वही क्रेडिट में आएगी। और नरेशन बहुत सादा सा, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है जैसा आपके पास पेज नंबर 7 पे। तो ये एंट्री चाहे मेथड कोई हो, ठीक है, किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो, जब आगे जाके कहेगा कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो तो ये एंट्री बनाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या एडजस्टिंग एंट्री कहे या जनरल एंट्री कहे, ये बने, चाहे कोई भी मेथड हो। उसी के साथ देखो, एक्सपेंस जो होता है तुम्हें मालूम है कि वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकालता है, यानी एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट को या रेवेन्यू को कम करता है, और रेवेन्यू और प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा बनाई जाती है एक क्लोजिंग एंट्री। तो अक्सर, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक याद रखना, क्लोजिंग एंट्री कोई एक अलग से पार्ट नहीं होता, लेकिन अक्सर यहाँ आपसे सिर्फ ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन किस तरह क्लोज होता है, वो कहता है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड भी करो और क्लोज भी करो। तो क्लोजिंग एंट्री जो है वो ये है, क्या है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ठीक है। टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां लिख सकते हो टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और यहाँ टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जो यहाँ होगी अमाउंट वही अमाउंट यहाँ आएगी। तो इस चैप्टर में जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री है वो सिर्फ ये दो है, एक रिकॉर्डिंग की डेप्रिसिएशन को और दूसरी डेप्रिसिएशन को क्लोज करने। याद रहेंगी, जब कहे रिकॉर्ड करो ऊपर वाली, जब कहे क्लोज करो नीचे वाली। कभी भी कोई मेथड हो, एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक हो गई बात, यहां तक मैंने कर दिया। अब वापस आगे चलते हैं, पहले आपको सिखाते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, इसी पे अगर एक नीचे देखोगे इस पेज नंबर अगर 7 पे, तो एक छोटा सा बैलेंस शीट का टुकड़ा भी बना के दिखाया गया है, लेकिन वो बेहतर होगा कि मैं जब समझाऊं, जब मैं पूरा पढ़ा लूं, ठीक है। बताता हूं कि कैसे बनती है क्या। अब अगर तुम पेज नंबर 8 पर आओगे, जो मैंने कल
रात को आप लोगों को याद होगा कि एक पीडीएफ भी शेयर किया था। उस पीडीएफ के पेज नंबर 8 पर आप देखिएगा कि आपको शुरू में एक बॉक्स में बंद करके डेप्रिसिएशन फॉर्मूला की हेडिंग डाल के ये वाला पेज नजर आ रहा है। मैं बराबर में देखता हूँ ये वाले पेज पर आपको 3 मेथड के बारे में बताया गया है और यही हम अब शुरू करते हैं कि किस तरह करेंगे। एंट्री लिखी हुई है, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, मेथड भी अभी है। तो मैं आज अगर कंप्लीट नहीं कर सकूं सब कुछ, तो सिर्फ मैं मेन जो काम अभी कवर करूंगा इस क्लास के अंदर वो कैलकुलेशन कंप्लीट करूंगा डेप्रिसिएशन की। ठीक है, कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में अगले रिक्वायर्ड की तरफ जाऊंगा। तो आज मेरा मेन टारगेट है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखा दूं, एंट्री बनाना, उसकी बैलेंस शीट बनाना, टी अकाउंट बनाना, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में। यानी अगर अब आप देखें तो मैं इस वक्त आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8A। ठीक है, 8A में अगर आप देखिए तो ये मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड इसी के नीचे 8B है क्वेश्चन का, उसमें आप देखिएगा मौजूद है मेथड है, उसका नाम है वर्किंग आवर मेथड। ठीक है, और ज्यादा दूर हो जाएगा, तीसरे के लिए जगह नहीं रहेगी, थोड़ा सा मैं क्लोज करना देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8B वर्किंग आवर मेथड, और 8C है यूनिट आउटपुट मेथड। तो ये 4 या प्रोडक्शन मेथड, ये 3 मेथड मैं अभी आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, और तीनों को साथ समझाने में बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ जाता है। नहीं, याद रहे कि कैलकुलेशन इस सवाल का रिक्वायर्ड अगर आप देखेंगे तो कई रिक्वायर्ड है ए से लेकर ई तक। मेरा अभी तारुफ या मैं काम जब कर रहा हूं तो चाहे 8A करूं, चाहे 8B करूं या C करूं, इसमें अभी सिर्फ मैं आपको पहला रिक्वायर्ड दिखा रहा हूं और सिखा रहा हूं अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चाहे कोई मेथड इन तीनों में से हो, हमेशा 3 चीजें तुम्हें चाहिए होगी। कौन सी 3 चीज? टोटल कॉस्ट, फिर स्क्रैप वैल्यू, और तीसरी चीज क्या? लाइफ। फिर इसमें भी क्या चाहिए होगा? टोटल कॉस्ट। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है, उसका दूसरा नाम सॉल्वेज वैल्यू भी है। याद रहे, कोई ये फर्क नहीं है, ये मत सोचना कि इसमें सॉल्वेज होता है, सब नाम एक ही है, बस दूसरा नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सारे नाम याद हो जाए। इसमें भी टोटल कॉस्ट और तीसरा नाम लिख देता हूं रेजिडियल वैल्यू। ठीक है, और फिर लाइफ। तो इन तीनों मेथड में हमें सवाल पढ़कर ये 3 चीजें इकट्ठी करनी है एक साथ। ठीक हो गई बात तीनों में। और स्क्रैप वैल्यू बोले, सॉल्वेज वैल्यू बोले, रेजिडियल वैल्यू बोले, और एक चौथा नाम है ट्रेड इन वैल्यू। सब एक ही चीज है, यहां हो वहां हो यहां हो कहीं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8A मेरे साथ। 8A में कहने लगा कि जनवरी 1 2018 को परचेज किया था ऑफिस इक्विपमेंट 1,20,000 का। लिखिए कि ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1,20,000। आगे देखिए, एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू भी 20,000 है, और लाइफ भी एस्टिमेटेड 10 साल है। आप सोचेंगे कि सर इसमें एस्टिमेटेड का लफ्ज क्यों लगाया है? तो देखो ये अंदाजा ही है, क्योंकि जब भी हमने कहा सॉल्वेज वैल्यू, लाइफ कहा 10 साल, तो लाइफ क्या है? 10 साल, उम्मीद है ना कि 10 साल चलेगी, तो एस्टिमेटेड लगाया। और इसी तरह सॉल्वेज वैल्यू भी आज नहीं मिलेगी, 10 साल लाइफ खत्म होने के बाद मिलेगी, तो उसकी वैल्यू को भी कंफर्म नहीं बता सकते, एस्टिमेटेड लिखते हैं, क्योंकि फ्यूचर सोचा जा सकता है, 100% नहीं हो सकता, इसलिए लफ्ज एस्टिमेटेड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट चाहिए,
स्क्रैप वैल्यू चाहिए, लाइफ चाहिए, लेकिन लाइफ किसमें चाहिए? एयर्स में। तो लाइफ 10 साल लिखी। अगर क्वेश्चन नंबर 8B की तरफ जाओ तो 8B में भी मैंने कॉस्ट वही रखी है, यानी कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। सॉल्वेज वैल्यू इसमें भी मैंने वही रखी है, 20,000। लेकिन अब इसमें मशीन की लाइफ वर्किंग आवर में बताई गई है कितनी? वर्किंग आवर बताई गई है 2 लाख आवर्स, 2 लाख घंटे। यानी इसमें लाइफ साल में नहीं बताई जाती, बल्कि किसमें बताई जाती है? घंटों। मैं अभी बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। पहले तीसरा पॉइंट भी आपको बता दूं। 8C में अगर आप नोट करेंगे तो फिर इसमें भी टोटल कॉस्ट है 1,20,000। सॉल्वेज वैल्यू हमने इसमें भी रखी है, अगले पेज पर है। सॉल्वेज वैल्यू हमने इसमें भी रखी है 20,000। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सवाल एक ही था, मैंने उसको बनाया है, इसलिए सब में एक जैसी नजर आ रही है। एक्सक्यूज मी। और यूनिट्स है 4 लाख यूनिट्स। ठीक है, अब समझो कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन सब में लाइफ को अलग 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 बताया गया। तो भाई बाज औकात बाज एसेट आप लाइफ में बताते हैं साल में। मसलन इस वक्त हमारे पास, मेरे पास यहाँ कुछ फर्नीचर मौजूद है। इस फर्नीचर की लाइफ सालों में बताई जाएगी। कितने साल चल सकता है? 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ आप साल में मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ आप साल में नहीं देख सकते। मसलन फोटोकॉपी मशीन या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जैसे कि मेरे कमरे में एक बल्ब लगे हुए हैं, बड़े बड़े फैन चल रहा है। ये बल्ब वगैरह की लाइफ कभी भी सालों में नहीं बताई जाती, बल्कि घंटों में बताई जाती है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी लाइफ आवर्स में बताई जाती है। अगर आप मोबाइल फोन वगैरह भी खरीदते बेचते होंगे, तो कभी अगर आप खुद खरीदने या बेचने जाएं तो तो ये मोबाइल वाले आपके मोबाइल फोन खरीदते वक्त वो आपके चेक करते हैं कि आपका मोबाइल फोन कितने घंटे चला हुआ है। तो इसलिए बाज फिक्स एसेट की लाइफ घंटों में मेजर की जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ ना साल में ना घंटों में, बल्कि किसी ना किसी यूनिट्स में मेजर की जाती है। यानी गाड़ियां, गाड़ी की लाइफ आप घंटों में या सालों में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप गाड़ी की लाइफ की बात करें तो सोचिए कि 2 एक जैसी गाड़ी खरीदी जाती है। ठीक है, एक गाड़ी सिर्फ शहर के अंदर अंदर चलती है और एक गाड़ी हमेशा हैदराबाद या बल्कि हब कह लो, हब फैक्ट्री जाती है और वापस आती है। यानी एक गाड़ी कम फासला तय करती है, एक गाड़ी ज्यादा फासला तय करती है। एक साल बाद किस गाड़ी की हालत ज्यादा खराब होगी? वो जिसने ज्यादा फासला तय किया या वो जिसने शहर के अंदर सफर किया। अगरचे हमारे शहर की सड़कें और टूटी हुई हैं, लेकिन बहरहाल अभी इस बात को जाने देते हैं, कितना रोना रोए। तो बताने का मकसद ये कि वो गाड़ी हो गई, जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए। मैं अभी फोटोकॉपी मशीन की बात कर रहा था। ये फोटोकॉपी मशीन भी क्या करती है? नंबर ऑफ कॉपीज निकालती है। प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपीज निकालते हैं। तो तादाद जहां पर इस्तेमाल होती है। तो गाड़ी वगैरह की लाइफ यूनिट का मतलब समझ लेना, यहाँ यूनिट से मुराद अगर गाड़ी है ना तो इसकी लाइफ किलोमीटर में, कि गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलेगी। इसी तरह नंबर ऑफ प्रिंटर है तो नंबर ऑफ कॉपीज के, जनाब एक प्रिंटर 5 लाख नंबर ऑफ कॉपीज देगा और उसके बाद वो प्रिंटर एक्सपायर कर जाएगा, यानी उसकी गारंटी नहीं है वो सही दे सकेगा। क्योंकि बाद औक़ात फिर हम उन चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर करके दोबारा इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन नए रिपेयर नई कॉस्ट के साथ वो यही चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? खत्म। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में, वर्किंग आवर मेथड में, यूनिट पुट आउट मेथड में 2 चीजें सेम होंगी। सेम से मुराद ये कहने का कि कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल मिलेगी। अब जरूरी नहीं कि वैल्यू सेम हो, मतलब दोनों बातें सेम रहेंगी। और
लाइफ हमेशा तीनों में, स्ट्रेट लाइन में आप हमेशा लाइफ लेंगे ईयर्स में, वर्किंग आवर्स में लाइफ होगी आवर्स में, और यूनिट आउटपुट मेथड में हमेशा यूनिट्स में होगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास इस पेज पर फॉर्मूला मौजूद है, और उस फॉर्मूले में आप देखिए कि क्या स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास। तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ लिखें किसमें, ईयर्स। जबकि यही फॉर्मूला जब मैंने आपको लिख के दिया है वर्किंग आवर मेथड में, तो वर्किंग आवर मेथड का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ फर्क यह है कि यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर की जगह पर आर आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, लेकिन किस में, आर से। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या फॉर्मूला है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बोलो वहां किसमें था, पर ईयर में, यहाँ किसमें था, पर आर में, यहाँ क्या होगा, पर, शाबाश, यूनिट में। और अगर कभी यूनिट की जगह लिख दे किलोमीटर तो लिख देना पर किलोमीटर, कभी कह दे माइल्स तो लिख देना पर माइल्स, क्योंकि गाड़ी जहाज ये चलते हैं तो किलोमीटर और माइल्स के हिसाब से चलते हैं, उसी तरह से इसमें ये कह सकते हैं। फॉर्मूला यही है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अब स्क्रैप वैल्यू लिखूं या रेजिडुअल वैल्यू लिखूं बात एक ही है, लाइफ किसमें, यूनिट्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करें, अब हम वैल्यू फिल करते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1,10,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 10 साल, क्या आ जाएगा, 1,20 को 20,000 माइनस कीजिएगा, 1,10,000 से डिवाइड कीजिएगा, आएगा 10,000। यही है, क्या है ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। ईयर यही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में कि हर साल अब डेप्रिसिएशन यही रहेगा, कितना, 10,000। अगर आप सवाल का रिक्वायर्ड पढ़िए तो देखिए उसने कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ए पार्ट का पढ़ रहा हूँ, 2018, 2019 एंड 2020, और ए पार्ट में लिखा था स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम क्या बनाएंगे, कहेंगे, हम बताएंगे 3 साल का कहा है, यूं ही लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31, याद रहे कि डेप्रिसिएशन हमेशा साल के आखिर में निकलता है, खरीदा था 2018 जनवरी को, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं दिसंबर 2018, तो इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000, उससे अगला साल कौन सा होगा, 2019, उसका भी 10,000, और अगला होगा 2020, उसका भी 10,000। तो तीनों ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000, 10,000, 10,000 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हो, कैसे करेंगे सॉल्व, लिखो टोटल कॉस्ट 1,20 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। अब इसको अगर तुम डिवाइड करते हो तो ये आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर कितना, ₹0.5 या 0.50। तो क्या मतलब कि अगर ये एसेट 1 घंटा चलेगा तो 50 पैसे डेप्रिशिएट होगा, लेकिन हम अकाउंटिंग में घंटे का डेप्रिशिएशन नहीं निकालते, हमें तो निकालना है साल का, क्योंकि देखिए इसका भी रिक्वायर्ड, इसमें भी उसने कहा कि आप डेप्रिसिएशन निकालिए 18 का, 19 का और 20 का। तो अब बात यह है कि इसमें एक एडिशनल, उसमें पर ईयर आया था वही बन गया हर साल का, इसमें एक बात ये करनी पड़ेगी कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि उस साल जिस साल का निकालना चाहते हो, यानी कौन से साल का निकालना है, या आप निकाल रहे हैं 2018 का, 2019 का और 2020 का, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तारीख को, दिसंबर 31 को, सबसे। तो उसमें देखिए कि कितने घंटे, तो जहां रिक्वायर्ड नंबर 1 में उन्होंने बताया था वर्किंग आवर मेथड, तो आपको लाजमी बताएगा कि एसेट कितने घंटे यूज हुआ, कितने घंटे यूज हुआ, 20,000। तो आप यहाँ लिखेंगे कि
20,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाई 0.5। अगले साल 19 में कितने घंटे इस्तेमाल हुआ, उसी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाई यही वाला 0.5, और आखिरी साल में इस्तेमाल हुआ 19-20 में 50,000 इंटू 0.5। सॉल्व इट, कितना बनेगा, ये पहले साल का 10,000 आ जाएगा, दूसरे साल का 20,000 आ जाएगा, तीसरे साल का 25,000 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस्तेमाल पे। यानी जैसे बल्ब की मैंने मिसाल दिया ना कि वर्किंग आवर में बल्ब है, जितने घंटे ये बल्ब या ये फिक्स एसेट या पंखा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने घंटे ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा, और जितने घंटे कम इस्तेमाल होगा उतना कम। तो यहाँ पर पहले पर आवर निकालते हैं और फिर जो यूज दिया हुआ लाजमी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पर पहुंच के कहते हैं ये है पहले साल का, ये है दूसरे साल का, और ये है तीसरे साल का। क्लियर। इसी तरह वर्किंग आवर मेथड में अगर जाओगे तो इसमें निकलेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट किस तरह, कॉस्ट 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर मैं गलत सॉल्व ना करूं तो 25 पैसे आने चाहिए, यानी मैं डिवाइड करूं 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख तो आ रहा है 0.25। ठीक है, क्या होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2018 का, 2019 का और 2020 का। पेज चेंज करना होगा मुझे, अगले पेज पे था ये सवाल, 1 मिनट। हाँ, तो 2018 में ये एसेट कितने यूनिट इस्तेमाल किए इसके हमने, यानी कितने किलोमीटर अगर गाड़ी थी तो चलाई, तो 2018 नहीं लिखना, तो लिख चुका हूँ। 2018 में 45,000, फिर 60,000, फिर 70,000। अब सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.25, 0.25 और 0.25 से, तो कितना आ रहा है पहले साल का डेप्रिसिएशन। पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा 45,000, अबे यार चल जा बेटा, मैं यार कैलकुलेटर लाना क्यों भूल जाता हूँ, बैग में मेरे होता था कैलकुलेटर। 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 कितना बनेगा, तो पहले साल का बनेगा 11,250। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 बनेगा 15,000, और फिर 70,000 इंटू 0.25 बनेगा 17,500। डबल लाइन लगा दीजिए क्योंकि हर फिगर अलग अलग है। तो ये है आपके पास क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तीनों मेथड से। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। आज इस वक्त मैं यहाँ पर आपको इसी सवाल के रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड, आप देखिए कि ABCDE है, आज नहीं करा रहा, अगली दफ़ा मैं ये सारे रिक्वायर्ड कराऊंगा एक दफ़ा फिर। लेकिन इस वक्त तीनों मेथड में इधर आ जाओ ताकि बोर्ड बिल्कुल एक दफ़ा फिर क्लियर नज़र आए। तीनों मेथड आपके सामने हैं, इन तीनों मेथड पर आप डेप्रिसिएशन चेक कर सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। आप प्रैक्टिस करने के लिए अभी यही कर सकते हैं कि किसी तरह से बिल्कुल मैंने क्वेश्चन नंबर 9A, 9B और 9C रखा है, तो 9A, 9B और 9C को कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास मुकम्मल मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था इस वीक का, लेकिन मुझे फिर रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अक्सर ये सवाल अब आगे इसी तरह से आएंगे कि एक साथ याद रखिए, टोटल कॉस्ट निकालना आपने सीख ली, एंट्रीज बनाना आपने सीख ली, और अब यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का मेथड भी सिखा दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जिंदगी रही तो नए लेक्चर से मिलूंगा, कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।